हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा क्लासेस। आज हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स या एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटी डायबिटिक एजेंट्स वे ड्रग होते हैं जो डायबिटिक के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। डायबिटिक क्या होता है? डायबिटिक इज आल्सो नोन एज डायबिटिक मिलेटस। डायबिटिक को हम क्या डायबिटिक मिलेटस भी कहते हैं। ठीक है, इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड में जो शुगर लेवल वो बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन फॉर्मेशन, सिक्रेशन एंड एक्शन। वो किसकी वजह से होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ जाता है? इंसुलिन के फॉर्मेशन की वजह से। जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या एक्शन अपना शो नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? पेनिक्रियास के बीटा सेल्स में इंसुलिन बनता है। ये इंसुलिन का काम क्या होता है? जो भी ब्लड में ग्लूकोज है, जो हम खाते पीते हैं, जो ब्लड में जाता है, वो ग्लूकोज उसको मसल्स तक पहुंचाना। अगर इंसुलिन नहीं है तो वो मसल्स तक नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड में बना रहेगा ग्लूकोज। तो जब ब्लड में ग्लूकोज बना रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? डायबिटिक कहते हैं, या हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। इसको डायबिटिक मेलेटस आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसको क्या होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी कहते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसलिए हम इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, सिंड्रोम एक्स या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब इसको हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है? ग्लूकोज लेवल जो होता है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना हो जाता है? 120 mg/dl हो जाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। या और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है। उसका प्रोफाइल देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का प्रोफाइल चेक करवाएंगे ब्लड में, तो उसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है, या और अल्टर हो जाता है। प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है, जो कि डायबिटिक के पेशेंट होते हैं। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं? इसमें क्या होता है? जिसको डायबिटिक हुआ रहता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, उसको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं। ग्लूकोज इन यूरिन, और जब भी वो यूरिनेशन में जाएगा तो उसका ग्लूकोज लेवल उसमें बढ़ा रहेगा। जैसे कभी जो डायबिटिक पेशेंट होता है, जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ चींटियाँ लगी रहती हैं वहाँ पे, तो किससे पता चलता है कि हो सकता है इसको डायबिटिक हो। एक्सेसिव थ्रस्ट, उसको ज़्यादा प्यास लगेगा, जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ज़्यादा भूख लगेगा, एक्सेसिव हंगर, तो उसको कहते हैं पॉलीफेजिया। और फटिक, और उसको थकान रहेगी। मतलब डायबिटिक के पेशेंट में क्या क्या होता है? यूरिनेशन बार बार वो यूरिनेशन के लिए जाएगा, यूरिन में ग्लूकोज होगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, और थका थका रहेगा। तो इसको ये सब लक्षण जो होते हैं किस में होते हैं? डायबिटिक के पेशेंट में होते हैं। डायबिटिक कितने टाइप के होते हैं? डायबिटिक जो होता है टाइप 1 और टाइप 2, दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 जो होता है डायबिटिक मेलेटस 10% में होता है। टाइप 1 कितने परसेंट बंदों में होता है? 10% जो पॉपुलेशन है उसमें जो होते हैं 10% जो मरीज़ हैं, 10% जितने भी डायबिटिक शुगर के मरीज़ होंगे, 10% वालों को क्या होगा? डायबिटिक मेलेटस होगा, टाइप 1 होगा। ये क्या, इसको क्या, टाइप 1 को क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है? इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो इंसुलिन इनको बाहर से दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, या जुवलाइन ऑनसेट डायबिटिक भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? ये ऑनसेट, जुवलाइन ऑनसेट्स भी होता है, स्टार्टिंग में ही होता है कम उम्र के लोगों को। ये क्या, इसमें क्या होता है? बीटा सेल्स फेल टू रिस्पॉन्स टू नॉर्मल स्टिमुलाई इंसुलिन रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसमें क्या होता है? बीटा सेल्स क्या होता है? इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है। जो पेनिक्रियाज में बीटा सेल्स वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है। जब इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाएगा तो इंसुलिन क्या करेगा? अपना काम नहीं कर पाएगा, जैसे ब्लड के ग्लूकोज को मसल्स तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो ब्लड बना रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट। ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1A डायबिटिक मेलेटस, टाइप 1B डायबिटिक मेलेटस। टाइप 1 जो होता है इम्यून मीडिएटेड होता है। टाइप 1 जो होता है इम्यून से रिलेटेड होता है, इम्यून मीडिएटेड होता है। और टाइप 2 जो होता है क्या होता है? आइडियोपैथिक होता है। इसका कोई रीजन नहीं पता है वो किसके वजह से होता है। टाइप 1 में क्या, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? खुद ही क्या होता है? बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इंसुलिन का काम वो नहीं कर पाता है। दूसरा क्या था? अननोन है, कोई रीजन नहीं पता है वो किसके वजह से हो रहा है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, डायबिटिक 2, टाइप 2 डायबिटिक मेलेटस। ये 80% लोगों को होता है टाइप 2 डायबिटिक। ये इसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट
डायबिटिक मेलेटस या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक मेलेटस। ठीक है, ये क्या होता है, इंसुलिन ये इसमें डिपेंड नहीं करता है, ये इसमें मतलब इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन क्या होता है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन बनने के बाद वो सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। बीटा सेल्स इंसुलिन अपना बना रहा है लेकिन वो सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और सिक्रीट तो हो जा रहा है, वो रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो जिसके वजह से क्या है, इसको नॉन इंसुलिन, इसमें इंसुलिन आप दे भी देंगे तो भी वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या फायदा हुआ, कोई मतलब इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन हमें बाहर से देने पे भी इसको कोई फायदा नहीं है। 80% लोगों को होता है, यूजली अकर इन ओल्डर इंडिविजुअल। किसमें होता है, जो ओल्डर होते हैं, ओल्डर जैसे उम्र जो बढ़ा जाता है ओल्डर इंडिविजुअल में होता है, या ओबेस एल्डोसेंस जो मोटे लोग होते हैं उसमें होता है, या मोटे चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं या एडल्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर होता है, या बूढ़ों में होता है। बेसिक मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट इन टाइप 2 इज आइदर इम्पेयर इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है, या रिसेप्टर्स जो होता है वो बाइंड नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। ठीक, अब हम देखते हैं इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। जो इंसुलिन है उनका काम क्या होता है, ब्लड के शुगर को मसल्स तक पहुंचाना। उनको बनते कैसे हैं, कैसे आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन का प्रोसेस क्या है और प्रिपरेशन क्या है। तो इंसुलिन इज आइसोलेटेड इन 1920 बाय बेटिंग एंड बेस्ट। बेटिंग और बेस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1921 में क्या किया, इंसुलिन को आइसोलेट किया। एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन was determined by Sanger groups in Cambridge in 1955। जो सेंगर के ग्रुप था, एक ग्रुप है सेंगर जो साइंटिस्ट थे, उनके एक ग्रुप था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1955। उन्होंने क्या किया, एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बताया, इंसुलिन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है उसको डिटरमाइन किया। इंसुलिन इज मेड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन जो बनी होती है, जो इंसुलिन हार्मोन है वो बनी होती है किसे, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। चेन ए जो कि एसिडिक होता है, चेन बी जो कि बेसिक होता है। चेन ए जो 21 एमिनो एसिड्स, चेन ए में क्या होता है 21 एमिनो एसिड्स होता है, और चेन बी में 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे, मतलब इंसुलिन कैसे बनता है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज इन विद इन द पेनिक्रेटिक बीटा सेल्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंसुलिन कहाँ बनता है, पेनिक्रियाज में बनता है, बीटा सेल्स में। पेनक्रियाज का जो बीटा सेल्स है उसमें इंसुलिन बनता है फ्रॉम प्रो प्री इंसुलिन से। वो किससे बनता है, प्रो प्री इंसुलिन से बनता है। ठीक है, वो कितने चेन का बना होता है, सिंगल चेन 86 एमिनो एसिड का बना होता है प्रो प्री इंसुलिन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो प्रो प्री इंसुलिन जो होता है कन्वर्ट होगा किसमें, प्री इंसुलिन में। किसमें होगा, गोल्गी एपरेटस में। उसके बाद वो इंसुलिन फॉर्मेशन हो जाता है। अब इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हम इंसुलिन के बारे में देखेंगे तो क्या होता है, इंसुलिन ये आप देखेंगे ये इस कितने पार्ट के बना होता है। एक सबसे ऊपर देखेंगे हम एन टर्मिनल का बना होता है, एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड, एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड का बना होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, एन टर्मिनल होता है, फिर क्या होता है बीटा चैन होता है, फिर सी पेप्टाइड होता है। ठीक, और फिर ए चैन होता है। तो जो इसको क्या बोलते हैं, ये प्रो प्री इंसुलिन है, इसमें इतने पार्ट्स होते हैं। और जब ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग यहीं से होता है प्रो प्री इंसुलिन से बीटा सेल्स में, और ये बीटा सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में क्या होता है, ये बनता है। ये बनने के बाद क्या होगा, ये चला जाएगा गोल्गी एपरेटस में, गोल्गी एपरेटस में जाएगा, और बीटा सेल्स के गोल्गी एपरेटस में जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, इसका सल्फाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ ये दोनों चैन जुड़ेंगे, ए चैन और बी चैन। यहाँ जो दिखाया हुआ है ए चैन और बी चैन, जो किससे जुड़ा हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, उसके बाद ये चला जाएगा गोल्गी एपरेटस से, किस में आएगा, ब्लड में आएगा। गोल्गी एपरेटस में क्या होगा, ये सब प्रो इंसुलिन बना रहेगा, बन जाएगा। बनने के बाद क्या होगा, ये गोल्गी एपरेटस में आया। अब गोल्गी एपरेटस में क्या होगा, इसमें जो इंसुलिन होगा, जैसे 2 चैन होते हैं, मैंने आगे भी पढ़ाया, ए चैन और बी चैन, दोनों चैन सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इंसुलिन फॉर्म में दोनों चैन कैसे हो जाएंगे, इंसुलिन फॉर्म में ये सेपरेट हो गए। और जो बाकी पार्ट हैं, जो सी पेप्टाइड और एन टर्मिनल, वो अलग हो जाएंगे। तो ये है वो दूसरा पार्ट। तो ये इंसुलिन बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना रहेगा, ए और बी चैन रहेंगे, मैंने बताया। और ये साथ में ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट अलग हो जाएगा। दूसरा पार्ट अगर हमारे ब्लड में पाया जा रहा है तो ये क्या बताता है कि इंसुलिन बन रहा है, हमारे से सिक्रेट हो रहा है। मार्कर ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, इससे ये पता चलता है ये पार्ट बन रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में इंसुलिन का सिक्रेशन और सिंथेसिस हो रहा है। अगर ये पार्ट नहीं बन रहा है तो मतलब हमारा
इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो वो कौन सा इंसुलिन? टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।